कानपुर के लक्ष्मणखेड़ा गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। बहुत अमीर नहीं, लेकिन जरूरत की हर चीज मौजूद थी। इस घर में 4 लोग रहते थे। घर के मुखिया थे 32 साल के धीरेंद्र पासवान, उनकी 30 साल की पत्नी रीना पासवान, उनकी 70 साल की बुजुर्ग मां और 4 साल का मासूम बेटा। गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल और पीसफुल लगता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर के अंदर एक ऐसा डर पल रहा है जो एक दिन खूनी सच बनकर बाहर आएगा। अब बात करते हैं 11 मई 2025 की सुबह की। रोज की तरह सुबह करीब 5:30 बजे रीना पासवान की आंख खुलती है। वो उठती है और सीधे अपने घर के आंगन की तरफ जाती है। वजह साफ थी, उसका पति धीरेंद्र अक्सर रात में आंगन में ही सो जाया करता था। 10 मई की रात भी धीरेंद्र वहीं सोया था, लेकिन जैसे ही रीना आंगन में कदम रखती है, अगले ही पल उसकी जिंदगी रुक सी जाती है। उसके मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकलती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर घर के अंदर से उसकी 70 साल की सास बाहर दौड़कर आती है। साथ ही आसपास के पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं, और फिर सबकी नजर जिस तरफ जाती है, वो नजारा इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। आंगन में धीरेंद्र पासवान खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सिर से लगातार खून बह चुका था। जिस बिस्तर पर वो सोया था, वो पूरी तरह लाल हो चुका था। जमीन पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, जैसे किसी ने पूरी बेरहमी से हमला किया हो। कुछ लोग पास जाकर धीरेंद्र को हिलाते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। धीरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं था। किसी ने बेहद ब्रूटल तरीके से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी थी। ये देखकर रीना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी वो एक ऐसी बात बोलती है जिसने पूरे मामले को सस्पिशियस बना दिया। रीना चीख चीख कर बस एक ही बात दोहरा रही थी, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। अगर पुलिस चाहती तो मेरा पति आज जिंदा होता। अब सवाल यह था कि आखिर रीना ये किसके बारे में बोल रही थी? किससे डर था इस परिवार को? और पुलिस की बात वो क्यों कर रही थी? क्या धीरेंद्र को पहले से किसी से जान का खतरा था? तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब थोड़ा सा धीरेंद्र पासवान की जिंदगी को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस केस की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। मैंने आपको बताया ही था कि धीरेंद्र के परिवार में कुल 4 लोग थे। उसकी पत्नी रीना पासवान, 70 साल की बुजुर्ग मां और 4 साल का मासूम बेटा। एक सीधी सादी सी फैमिली जो गांव में अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की जिंदगी जी रही थी। अगर धीरेंद्र के काम की बात करें तो उसके पास खुद का एक ट्रैक्टर ट्रॉली था। गांव में जब भी किसी को खेत की जुताई, मिट्टी ढोने या किसी काम के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती, लोग सीधे धीरेंद्र को ही बुलाते थे। वो मेहनती था, कामचोर नहीं था, बहुत ज्यादा अमीर नहीं, लेकिन इतना जरूर कमा लेता था कि घर ठीक से चल सके। गांव में सबके साथ उसका अच्छा व्यवहार था। वो दलित समाज से बिलोंग करता था, और यही बात आगे चलकर इस केस को और ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। जैसे ही धीरेंद्र पासवान की हत्या की खबर गांव में फैलती है, पूरा माहौल बदल जाता है। दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगते हैं। गुस्सा, डर और इंसाफ की मांग, सब कुछ एक साथ उबलने लगता है। कानपुर पुलिस को सूचना दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। साथ में स्निफर डॉग की टीम, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सब कुछ बुला लिया जाता है। लेकिन पुलिस अभी ठीक से अपनी जांच शुरू भी नहीं कर पाती, उससे पहले ही रीना पासवान का गुस्सा फूट पड़ता है। रीना चीख चीख कर सबके सामने कहने लगती है कि मेरे पति की हत्या किसी अनजान ने नहीं की है। मेरे पति को हमारे ही पड़ोसी कार्तिक यादव और रविंद्र यादव ने मारा है। वो बार बार यही दोहरा रही थी कि अगर पुलिस ने पहले हमारी बात सुन ली होती तो आज मेरा पति जिंदा होता। रीना के इस बयान के बाद पूरा मामला और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है।
पुलिस सबसे पहले रीना को अलग ले जाकर उससे पूरी बात सुनती है। रीना बताती है कि 10 मई 2025 की रात करीब 9 बजे धीरेंद्र घर आया था। खाना पीना करने के बाद वो रोज की तरह आंगन में बिस्तर लगाकर सो गया था। रात में किसी तरह की कोई आवाज, कोई झगड़ा, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुबह जब वो उठी तो आंगन में वही खौफनाक मंजर था। रीना कहती है कि बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि किसी भारी चीज से सिर पर जोरदार वार किया गया था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उसी वजह से धीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर रीना ने कार्तिक यादव और रविंद्र यादव का नाम क्यों लिया। दरअसल कुछ दिन पहले धीरेंद्र पासवान का गांव के ही रहने वाले कार्तिक और रविंद्र यादव के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद छोटा नहीं था। बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे। धीरेंद्र उन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने मामले को ज्यादा तूल न देते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर समझौता करवा दिया था। यही वो बात थी जिसे रीना बार बार याद दिला रही थी। वो कह रही थी कि हमने पहले ही कहा था कि हमें इन लोगों से खतरा है, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब चूंकि मामला एक दलित व्यक्ति की हत्या का था, गांव और आसपास के इलाकों से दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पुलिस पर भारी दबाव बनने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने धीरेंद्र की डेड बॉडी को सड़क के बीच रखकर धरना शुरू कर दिया। नारे लगने लगे, इंसाफ की मांग होने लगी और पुलिस को खुली चेतावनी दी जाने लगी। इन सब हालातों को देखते हुए और भारी प्रेशर में आकर पुलिस ने जल्दबाजी में फैसला लिया। बिना जांच को पूरी तरह आगे बढ़ाए धीरेंद्र पासवान के पड़ोसी कार्तिक यादव और रविंद्र यादव दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया और केस की छानबीन शुरू कर दी गई। बाहर की दुनिया को यही दिखाया जा रहा था कि पुलिस ने कातिल पकड़ लिए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी कुछ और ही इशारा कर रही थी। एक तरफ कार्तिक यादव और रविंद्र यादव हिरासत में थे, दूसरी तरफ जहां धीरेंद्र पासवान की लाश मिली थी वहां फॉरेंसिक टीम और स्निफर डॉग की जांच चल रही थी। और यहीं पर केस ने अचानक एक वियर्ड और डिस्टर्बिंग मोड ले लिया। स्निफर डॉग बार बार एक ही दिशा में जा रहा था। वो आंगन से घूमकर सीधे घर के अंदर जा रहा था, उसी हिस्से में जहां रीना पासवान, उसकी सास और 4 साल का बच्चा रात में सोए हुए थे। डॉग बार बार वहीं जाकर रुक जाता था, जैसे किसी अनकही बात की तरफ इशारा कर रहा हो। शुरुआत में पुलिस कंफ्यूज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्निफर डॉग आखिर किस ओर संकेत कर रहा है। इसी कंफ्यूजन में पुलिस ने घर के अंदर की बारीकी से जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस के चेहरे का रंग बदलने लगा। घर की दीवारों पर खून के छोटे छोटे छींटे मिले। बहुत हल्के थे, लेकिन साफ दिख रहे थे। सवाल यह था कि अगर हत्या सिर्फ आंगन में हुई थी, तो घर के अंदर खून कैसे पहुंचा? इसके बाद पुलिस किचन में गई, फिर बाथरूम में, और वहीं से पुलिस को ब्लड के और भी सैंपल मिले। बाथरूम के फर्श और कुछ जगहों पर खून के निशान साफ नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत सारे सैंपल कलेक्ट किए और जांच के लिए भेज दिए। अब कहानी का दूसरा सिरा पुलिस स्टेशन में खुल रहा था। कार्तिक यादव और रविंद्र यादव से सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। दोनों मानते हैं कि कुछ दिन पहले धीरेंद्र के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसकी हत्या की हो। पुलिस सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं करती, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। गांव वालों से बात की जाती है, मोबाइल लोकेशन निकाली जाती है कि 10 मई की रात वो कहां थे। कॉल डिटेल्स, मूवमेंट, हर एक एंगल से जांच होती है। यहां तक कि उनसे सख्त तरीके से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन हर बार एक ही नतीजा सामने आता है। किसी भी जांच में यह साबित नहीं हो पा रहा था कि कार्तिक यादव और रविंद्र यादव का इस हत्या से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। न कोई सबूत, न कोई गवाह, न कोई लोकेशन मैच। धीरे धीरे पुलिस को साफ समझ आ गया कि इन दोनों को सिर्फ शक के आधार पर फंसाया जा रहा है। अब पुलिस एक अजीब सी स्थिति में फंस चुकी थी। उन्हें अंदर ही अंदर पता चल गया था कि कार्तिक और रविंद्र इस केस में शामिल नहीं हैं,
लेकिन बाहर हालात अलग थे। गांव वालों का दबाव, दलित समाज का गुस्सा, सड़क पर रखा शव और लगातार बढ़ता तनाव। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें तुरंत छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें हिरासत में ही रखा गया ताकि बाहर का माहौल कंट्रोल में रहे। और चुपचाप, बिना किसी को बताए, पुलिस ने इस केस की एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दरअसल घर के अंदर बाथरूम और दीवारों से जो खून के सैंपल मिले थे, जब उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि वो खून किसी और का नहीं, बल्कि खुद धीरेंद्र पासवान का ही है। अब यहीं से रीना पासवान की कहानी पर पहला बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। रीना ने पुलिस को बताया था कि उसका पति रात में आंगन में सो रहा था और वहीं किसी भारी हथियार से उसके सिर पर कई बार वार करके उसकी हत्या की गई। अगर ऐसा था, तो फिर घर के अंदर, दीवारों पर और बाथरूम तक धीरेंद्र का खून कैसे पहुंचा? इस सवाल का रीना के पास कोई साफ जवाब नहीं था। पुलिस ने एक और बात नोटिस की। आंगन और अंदर के कमरे के बीच की दूरी सिर्फ 4 से 5 फुट की थी। इतनी सी दूरी पर अगर किसी आदमी को बेरहमी से पीट पीट कर मारा जाए, सिर पर बार बार वार हों, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि पास में सो रही पत्नी को एक भी आवाज न सुनाई दे। लेकिन रीना बार बार यही कह रही थी कि उसे रात में कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल महसूस नहीं हुई। यहीं से पुलिस का शक धीरे धीरे रीना पासवान की तरफ मुड़ने लगता है। अब पुलिस सिर्फ अंदाजे से काम नहीं कर रही थी, टेक्निकल एविडेंस निकाले जाने लगे। रीना पासवान की CDR यानी कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाई जाती है, और जैसे ही उसकी कॉल हिस्ट्री सामने आती है, केस में एक शॉकिंग ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस को पता चलता है कि रीना घंटों घंटों तक एक ही व्यक्ति से फोन पर बात करती थी, सिर्फ कभी कभार नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट रोज। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 10 मई की रात, जिस वक्त धीरेंद्र पासवान की हत्या हुई, उसी वक्त रीना उस व्यक्ति से फोन पर बात कर रही थी, और वो व्यक्ति कोई बाहर का नहीं था, वो था उसका सगा भतीजा। रीना के भतीजे का नाम था सत्यम, उम्र करीब 23 साल। जब पुलिस ने कॉल डाटा रिकॉर्ड को और पीछे जाकर खंगाला, तो पता चला कि पिछले 1.5 से 2 सालों से रीना और सत्यम के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। लंबी कॉल्स, लेट नाइट टॉक्स, ऑलमोस्ट डेली कॉन्टैक्ट। ये सिर्फ नॉर्मल फैमिली कॉल्स नहीं लग रही थीं। अब पुलिस रीना से सीधे सवाल पूछती है। इतनी रात को वो अपने भतीजे से क्या बात कर रही थी? घंटों की कॉल्स किस बारे में थीं? रीना इन सवालों से बचने लगती है। कभी तबीयत का बहाना, कभी पारिवारिक परेशानी, कभी कुछ और। लेकिन उसके जवाब पुलिस को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। पुलिस को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि इस केस में सिर्फ बाहर के लोग नहीं, बल्कि घर के अंदर का कोई रिश्ता भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और यहीं से शक की सुई रीना पासवान और उसके भतीजे सत्यम के बीच मौजूद उस खतरनाक कनेक्शन पर टिक जाती है। अब पुलिस गांव के आसपास के लोगों से चुपचाप बात करना शुरू करती है। कोई खुलकर बोल नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अलग अलग लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तब इस कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है। गांव वालों से पुलिस को जो इनपुट मिलता है, वो चौंकाने वाला था। पुलिस को पता चलता है कि रीना पासवान और उसके सगे भतीजे सत्यम के बीच अवैध संबंध थे। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये रिश्ता पिछले काफी समय से चल रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि कुछ महीने पहले धीरेंद्र पासवान को भी इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था। जब ये बात सामने आती है, तो पूरा केस पलट जाता है। गांव वालों ने बताया कि जब धीरेंद्र को अपनी पत्नी और अपने सगे भतीजे के रिश्ते की सच्चाई पता चली थी, तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। धीरेंद्र ने सत्यम को साफ साफ कह दिया था कि अब उसका इस घर में आना बंद है। साथ ही उसने रीना को भी चेतावनी दी थी कि वो जल्द ही घर में CCTV कैमरे लगवाने वाला है और हर हरकत पर नजर रखेगा। यहीं से रीना और सत्यम दोनों बुरी तरह घबरा गए थे। पुलिस को अब पूरा शक हो चुका था। बिना देर किए रीना पासवान और उसके भतीजे सत्यम दोनों को उठाया जाता है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के कमरे में जब सारे एविडेंस एक एक करके उनके सामने रखे जाते हैं, तो माहौल भारी हो जाता है। पुलिस सीधा सवाल करती है, अगर हत्या आंगन में हुई, तो घर के अंदर दीवारों और बाथरूम में खून कैसे पहुंचा?
और अगर तुम्हारा अपने भतीजे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो हत्या में तुम्हारा रोल क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल किसी हथौड़े की तरह दोनों के दिमाग पर पड़ते हैं। पहले रीना चुप रहती है, सत्यम भी बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कॉल डाटा रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गांव वालों के बयान सामने रखे जाते हैं, तो दोनों टूट जाते हैं। और फिर जो कहानी बाहर आती है, वो रूह कंपा देने वाली थी। कुछ महीने पहले धीरेंद्र पासवान अचानक घर आ गया था। उसी वक्त उसने अपनी पत्नी रीना और अपने सगे भतीजे सत्यम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसी दिन से घर का माहौल जहरीला हो गया था। धीरेंद्र ने सत्यम को घर से निकाल दिया और साफ कह दिया कि अब दोबारा यहां दिखाई मत देना। लेकिन रीना हवस में अंधी हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि जो सुख उसका पति उसे नहीं दे पा रहा, वो सत्यम ही दे सकता है। और यही सोच धीरे धीरे एक खौफनाक प्लान में बदल गई। रीना और सत्यम पिछले कई महीनों से मिलकर प्लान बना रहे थे कि कैसे धीरेंद्र को रास्ते से हटाया जाए। और उन्हें मौका मिलता है 10 मई 2025 की रात। उस रात धीरेंद्र थक हार कर घर आता है। रीना उसे खाना देती है, फिर पानी देती है जिसमें पहले से नींद की गोलियां मिली होती हैं। कुछ देर बाद धीरेंद्र गहरी नींद में चला जाता है। इसके बाद रीना सत्यम को कॉल करती है, उसे घर बुलाती है। रात के सन्नाटे में सत्यम घर आता है। आंगन में सो रहे धीरेंद्र के सिर पर वो एक भारी पत्थर से कई बार वार करता है। मौके पर ही धीरेंद्र की मौत हो जाती है। काम हो चुका था। सत्यम वहां से भाग जाता है, लेकिन ये दोनों अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। घर जाने के बाद भी सत्यम और रीना फोन पर बात करते रहते हैं। वही कॉल्स, वही टाइमिंग, वही ड्यूरेशन, सब कुछ सीडीआर में रिकॉर्ड हो जाता है। यहीं से पुलिस को आखिरी कड़ी मिल जाती है। पूरा मामला खुल चुका था। जिन दो बेगुनाह लोगों, कार्तिक यादव और रविंद्र यादव, को रीना ने फंसाने की कोशिश की थी, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता है। रीना का प्लान था कि पुराने झगड़े का फायदा उठाकर इल्जाम उन्हीं पर डाल दिया जाए, ताकि कोई शक इधर न आए। लेकिन कातिल ये भूल गया था कि सच चाहे जितना भी दबाया जाए, वो खुद ब खुद बाहर आ ही जाता है। इस तरह पुलिस ने महज 48 घंटों में इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। दो बेगुनाहों को जेल जाने से बचा लिया और असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।